YouTube चैनल पे टी टॉक विद एसपी। जैसे आपके पास पेशेंट आते होंगे तो कई सारे मिथ्स लेके आते होंगे, कुछ डरते होंगे, तो कोई ऐसी स्टोरी बताइए जो कुछ ऐसा पेशेंट आपके पास आया जिसके मिथ्स होंगे कि मैं ये करवाऊंगा तो जो लगे कि हाँ कैसे आपने दूर किया, आपने किस तरीके से उसको कन्विंस किया, क्या समझाया? सबसे पहले आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से, तो मुझे 2012 में कमल हॉस्पिटल में थी, तो मैंने उस टाइम में वहीं मैं हेड लीड करती थी। 10 इयर्स मेरा सेटअप कमल हॉस्पिटल में रहा। अब मैं अपना ऑन क्लिनिक रन कर रही हूँ। तो मैं वहाँ भी मेरा खुद का सेटअप था। तो मुझे याद है एक बार मेरे पास पेशेंट बायोप्सी के लिए आया था। ही वॉज अराउंड 60 ईयर्स। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कैंसर हो चुका है, माउथ कैंसर, तो आप बायोप्सी कर दो। मैंने मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, फॉर्मेलिन में डाल के लैब भेजा। तो उस टाइम मुझे वो पेशेंट आज भी याद है, और ऑलमोस्ट 12 ईयर्स 13 ईयर्स, कि मैडम मैं अब जीना चाहता हूँ। अब जब मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है और जॉब में चले गए हैं, तो अब मेरे को लगता है कि मैंने गलत किया पूरी लाइफ। मेरी वाइफ मुझे टोकती रही, स्मोकिंग मत करो, मैं नहीं माना। और आज जब मुझे पता चला कि आप बायोप्सी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे डाउट है आपका ओरल कैंसर है, अब ये पता चलेगा किस स्टेज में है, तो अब मैं जीना चाहता हूँ। काश मैं उसकी बात मान लिया होता। मैंने पेशेंट को बहुत समझाया कि ये चीज़ मैं यंग पेशेंट को समझाती हूँ, वो समझते नहीं है। आप बाकी पेशेंट को ये चीज़ समझाना कि मैंने जो गलती करी वो दूसरा ना करे। लेकिन जब 7 डेज के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आई तो लकीली नेगेटिव था, पेशेंट को ओरल कैंसर नहीं था। ही वॉज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे काफ़ी गिफ्ट्स दिए थे जाते टाइम, और बोला था कि ये चीज़ मैं सबको बताऊंगा कि मौत क्या होती है। ये 7 दिन में मैंने देखा, 7 दिन में मैंने जाना, और उस डेंटिस्ट से जाना जो एज में मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, कि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया। तो अभी भी छोटी लग रही है, 10 साल पहले तो बच्ची लग रही होंगी। तो वो चीज़ है कि उस पेशेंट ने वो मुझे आज भी याद है। और मैं हर पेशेंट को, जितने यंग पेशेंट आते हैं ना, मैं उनका एग्जांपल देती हूँ। ये स्टोरी मुझे आज भी याद है कि पेशेंट में अवेयरनेस होना चाहिए। मैं हर पेशेंट को इतने अच्छे एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ और पेशेंट समझ जाते हैं इस चीज़ को। पेशेंट, मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं, टच वुड कभी लौट कर नहीं गए हैं। मैंने उनको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ओरल कैंसर के बारे में, किस तरह से आपके ओरल जनरल हेल्थ पे से वो रिलेटेड हैं, तो पेशेंट उस चीज को समझता है। ओके, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब मैं चाहूंगी कि एक सिंगल सेंटेंस में एक मास्टर लाइन आप बोल दीजिए कि पेशेंट को क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए हेल्थ को लेके, दांतों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा नहीं है कि दांत की प्रॉब्लम हम डेंटिस्ट से जुड़ा हुआ है, ये हमारे हेल्थ को, हमारे बीपी, शुगर, हमारे सब कुछ, इसके बारे में एक सिंगल मैसेज दीजिए कि किस तरह से मेंटेन रखें। मैं देखो मैं ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ दोनों को मैम एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थोड़ा 2 लाइन ज्यादा बोलकर। सबसे पहले ओरल हेल्थ में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करिए कि अगर पेन नहीं है तो डेंटिस्ट विजिट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको ब्रश करना ही करना है दोनों टाइम। और ब्रश टेक्निक में मैं पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ कि ब्रश हमेशा, पेशेंट आता है, निकालता है, टूथपेस्ट डालता है, स्टार्ट हो जाता है, नहीं, ब्रश हमेशा 2 मिनट आपको पानी में डिप करके रखना है। अच्छा, हमेशा। और एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथ ब्रिसल्स होना चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बोलकर ये लिया करो कि मुझे एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश चाहिए। और उस एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश को भी आप डायरेक्ट ब्रश नहीं कर सकती। विंटर में गुनगुने पानी में आप 2 मिनट डिप करेंगी, और समर में आप नॉर्मल वाटर में डिप करेंगी 2 to 5 मिनट्स, उसके बाद ही आप ब्रश करेंगी। टूथपेस्ट आपका फ्लोराइड कंटेंट वाला होना चाहिए, फ्लोराइड कंटेंट, विथ फ्लोराइड कंटेंट। नंबर 2। नंबर 3, फ्लॉसिंग हैबिट डालना शुरू करें। इंडिया में ये चीज नहीं है, फ्लॉसिंग की हैबिट नहीं है, वो होना चाहिए, फ्लॉसिंग होनी चाहिए। हम लोग जानते हुए भी मतलब इनिशियली में मैंने मैम आपको एक्सप्लेन किया कि आपका ब्रशिंग 40% प्लाक मिस कर देता है, जो फ्लॉसिंग से आप निकाल सकते हैं। आपको वार्म सलाइन रिंजे, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपने ये माउथ वॉश अपना लिया अपनी लाइफ में, तो आप डेंटिस्ट विजिट नहीं करेंगे कभी कोई मेजर प्रोसीजर लेकर के। लाइक अगर आपने सुबह गुनगुने पानी में नमक कुल्ला किया और रात में सोने के पहले ये हैबिट डाली, दिस इज द बेस्ट माउथ वॉश। मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। तो ये वार्म सलाइन रिंजेज अपने रूटीन लाइफ में होना चाहिए। दूसरा, जनरल हेल्थ से भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट इतने मोटे होते हैं कि चेयर पे लेट नहीं पाते, लाइफस्टाइल, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो लाइक मैं भी हाइपरटेंसिव थी, मुझे पता चला कि मेरा सिस्टोलिक 180 है, डायस्टोलिक 100 और मेरा हार्ट रेट 100 पे जा रहा है।
मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि आप टेल्मा 40 स्टार्ट कर दो। मैंने उनसे 15 डेज का टाइम मांगा और 15 डेज में मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर ली और मेरा 130 पर बीपी आ गया सिस्टोलिक, 70 से 80 के बीच में मेरा आ गया डायस्टोलिक, 60 से 70 के बीच में मैंने अपना हार्ट रेट कंट्रोल किया। मैंने अपने डाइट प्लान से, मैंने अपने वॉक से, लाइक 10 किलोमीटर्स मेरा टारगेट रहता था कि सुबह 5 किलोमीटर्स चलना है, रात को सोने के पहले 5 किलोमीटर्स चलना है। मैं इवनिंग मील नहीं ले, आफ्टर 6 PM मैं मील नहीं लूंगी कुछ भी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आपको तो आप मखाने ले सकते हैं, आप घर का बना हुआ वेजिटेबल सूप ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश करें आप मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। 15 इयर्स के बाद मुझे नहीं लगता बॉडी को मिल्क प्रोडक्ट की जरूरत है। चाय बंद कर देनी चाहिए। चाय बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी मैम कि मिल्क में डाला हुआ टी जाते ही वो जहर बन जाता है, तो वो एसिडिटी सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। तो कोशिश करें ग्रीन टी, हर्बल टी, इन सब चीज को लेने का। मैंने खुद अपना वेट 7 kg वेट लूज किया अपने लाइफस्टाइल से और मेरा बीपी नॉर्मल नवरात्र तक आते आते 110 पे चला गया। तो मैं मेंटेन रखती हूँ मेरा बीपी 110 to 130 मेंटेन रहे। मुझे तो नवरात्र में लगता है मेरा वेट बढ़ ही जाता है, और क्योंकि खाने पर मैम कंट्रोल नहीं होता है वो, क्योंकि वो सारी चीजें जो मार्केट की होती है कोशिश करें अवॉइड करने की। मैं मार्केट की चीज़ें नहीं लेती, मैंने सारे जंक फूड छोड़े, मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं बोलती हूँ मैं गारंटी लेती हूँ आपके हाइपरटेंशन, आपके डायबिटीज़, आपके थायराइड की, लेकिन आपको मेरा लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। कई पेशेंट ने ऑप्ट भी किया, और कई केसेस में होता है। अभी मेरे पास एक डायलिसिस के पेशेंट सीधा आईसीयू से आए थे कि उनको सीवियर टूथ पेन हो गया। उनको किसी ने सजेस्ट नहीं किया, अपने मन से किट्रॉल डीटी लेते रहे और उनका क्रेटिनिन 10+ चला गया। तो ऐसे के वो बहुत बुरा हाल हो गया और पेशेंट ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट करा चुका था, उसके बाद भी डायलिसिस पे था और लेकिन सीवियर टूथ पेन हुआ। तब उनको किसी ने बताया नहीं, किट्रॉल लिया। आपको एक चीज़ जरूर बताऊं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो बिना डेंटिस्ट और अब बिना अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के परमिशन के बगैर कोई भी पेन किलर नहीं लें। जी, आपने बहुत बिल्कुल भी ना लें। अल्ट्रासेट सेफ है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किट्रॉल तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन है, आप नहीं ले सकते। तो पेशेंट ऐसे सिचुएशन में आया मेरे पास, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मैं कैसे इनका रूट कैनाल करूं, एलए दूं नहीं है इस कंडीशन में। बिल्कुल आईसीयू से आया हुआ पेशेंट था, फिर भी मैंने ट्राई किया, प्रीमोलर था, बिना एलए के मैंने उनका रूट कैनाल किया। टचवुड बहुत सक्सेसफुल हुआ। बहुत खुश हैं वो पेशेंट कि फर्स्ट टाइम मेरा डॉक्टर ने इतना लेस इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू मेरा रूट कैनाल किया और वो परफेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतने ज़्यादा सीरियस पेशेंट को आपने इतने कम समय में सही कर दिया। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और साथ साथ मैं तो ये भी आपकी तारीफ करूंगी जाते जाते कि आपने नॉर्मल लोगों को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए इसके उपाय भी बता दीजिए। लेकिन जबकि आम अगर कोई बहुत लोग होते हैं वो चाहते हैं कि लोग डेंटिस्ट के पास ज्यादा से ज्यादा जाएं, पर आपने ऐसे कुछ होम टिप्स भी दिए कि डेंटिस्ट के पास कम जाने की जरूरत पड़े। ये बहुत कम लोग देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। और आगे भी हम और भी प्रोग्राम के साथ आते रहेंगे। हमारा शो आप जरूर देखते रहिएगा और नाम तो आप सबको याद ही होगा, टी टॉक विथ एसपी।